और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अब हम आपके सवालों को शामिल करेंगे, तो पहले कॉलर की ओर रुख करते हैं। जी नमस्कार, क्या है आपका नाम? पूछें अपना सवाल। सर मेरा नाम मधु है और मैं बेंगलोर से बोल रही हूँ। और मुझे ये जानना था कि मेरे पास HDFC निफ्टी 50 का फंड है और एक पराग पारिक का फंड है। ठीक है, तो उसके वो मैं 21 से कर रही हूँ SIPs में। ठीक है। कितना कितना निवेश है? SIP पराग पारिक में तो जी 8,400 का है और उसमें 7,000 का है। तो मैं एक लार्ज कैप अच्छा सा एक फंड चाह रही थी और इन दोनों के बारे में पूछना चाह रही हूँ कैसे फंड है। ठीक है, ठीक है। तो HDFC और पराग पारीख के फंड हैं। और इन दोनों में HDFC में 7,000 का निवेश, तो पराग पारीख में 8,400 का निवेश है। मधु जी, आपकी शंका का समाधान हम करेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे विश्वजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बनो अपना फिनांस मिनिस्टर में। ज़रा बताएं, मधु जी का सवाल और तमाम चीज़ें आपके पास होंगी। ज़रा एक उचित मार्गदर्शन दें। लार्ज कैप में भी वो एक ख़ास सलाह चाहती हैं, क्या उन्हें निवेशित होना चाहिए? जी बिल्कुल मधु जी, पहले तो आपने जो दो फंड्स का चुनाव किया हुआ है वो अपने आप में ही लार्ज कैप की तरह ही बिहेव करते हैं। फ्लेक्सी कैप में भी ज्यादातर पोर्शन लार्ज कैप का रहता है, और जो आपने इंडेक्स फंड ले रखा है HDFC का, वो पूर्ण तरीके से लार्ज कैप फंड ही है। तो आपका लार्ज कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर है। बट आप और अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो मैं एक और कैटेगरी आपको सजेस्ट करूंगा, जिसको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी कहते हैं, जिसमें ज्यादातर लार्ज कैप भी होता है और थोड़ा सा मिड कैप का भी एलोकेशन होता है। तो उसमें एक अच्छा फंड है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे हिसाब से एक आध मिड कैप फंड भी आप चुने, ताकि आपका एक ओवरऑल पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाए। तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो आपका लार्ज कैप और मिड कैप में एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। और अगर आप ज्यादा फंड नहीं चाहते हैं तो आप मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, जिसमें निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड अपने आप में तीनों ही मार्केट कैटेगरीज को एलोकेट करता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो ऐसा करके भी आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो आपके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं ये भी एक लार्ज कैप ही हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड ले लें, और अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप मिड कैप में भी अपना एलोकेशन बढ़ा सकते मधु जी, आपको सलाह मिल गई होगी। कोई और सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। मधु जी, चलिए उम्मीद यही करेंगे कि आपकी शंका का समाधान हो गया है। लेकिन विश्वजीत सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि ये जो हम लार्ज मिड कैप और बाकी फ्लेक्सी कैप, बाकी ये जो पूरा तालमेल बनाते हैं आप लोग, इसके पीछे की सोच क्या होती है? और हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस शो में हमने कई बार इसके बारे में चर्चा की होगी, लेकिन ये हमें मान के चलना होगा कि हर बार शो में कुछ नए इन्वेस्टर्स होंगे, कुछ नए लोग होंगे जिन्हें इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होगी। तो उनकी जागरूकता के लिए ज़रा बता दीजिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये बताना बार-बार ज़रूरी है, क्योंकि फिर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे निवेशक यही गलती करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जैसे स्मॉल कैप में बाहर आई है तो सारा पोर्टफोलियो जो है स्मॉल कैप की तरफ रुझान कर देते हैं। तो ये एक गलत स्ट्रैटेजी है। हम जो एक एलोकेशन करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है डाइवर्सिफिकेशन, कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में कंसंट्रेटेड रह के उसका रिस्क ना बढ़ जाए। तो इसलिए कुछ हमने लार्ज कैप लिया, कुछ मिड कैप कंपनीज में निवेश किया, कुछ स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश किया। तो अगर कोई एक मार्केट में कोई गिरावट आती है, मान लीजिए स्मॉल कैप फंड में गिरावट आती है, तो लार्ज कैप और मिड कैप में भी आपका एलोकेशन है, तो पूरा रिस्क जो है थोड़ा आपका कम हो जाता है। और डाइवर्सिफाई करके ये भी देखा गया है कि अक्रॉस मार्केट कैटेगरीज जब आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है, तो रिटर्न का पोटेंशियल भी बढ़ जाता है और रिस्क उतना ही कम हो जाता है। तो आपने लार्ज कैप में किया हुआ है, मान लीजिए स्मॉल कैप में जैसे आजकल अच्छी रिटर्न्स आ रही हैं, तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में अच्छी रिटर्न्स दिखाई देंगी, लेकिन रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव इसको डाइवर्सिफाई करने का है, वो ये है कि आपका रिस्क जो है पोर्टफोलियो का वो कम रहे और रिटर्न्स का पोटेंशियल कम ना हो।
है और ये बहुत ज़रूरी था। तमाम जो चीज़ें होती हैं उन सब में बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं और इनका नाम राजेश राय है। राजेश जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। चलिए लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनको शामिल करते हैं और डीके सिंह नाम है। और डीके सिंह साहब आप क्या हमारे साथ फ़ोन लाइन पे बने हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार। जी डीके सिंह साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रा म्यूट कर लें वरना वो बातचीत में अड़चन आएगी। डेफिनेटली। ठीक है, अब पूछ लें अपना सवाल। मैंने जो भेजा था, जो मेरा एसआईपी है, एग्जिस्टिंग एसआईपी है, वो 7,500 की है। ठीक है, उसका डिटेल्स मैंने आपको भेजा था। इसके अलावा मेरा एनपीएस में पर मंथ 15,000 जाता है। हाँ हाँ हाँ। और एलआईसी और पीएलआई में मेरा 5,000 रुपीज पर मंथ जाता है। ओके। और मेरे पास में एक टर्म इंश्योरेंस है 50 लाख का, प्लस 30 लाख का भी एक कैंसर केयर प्लान है एचडीएफसी लाइफ का। ठीक है। ओके। तो मेरी क्वेरी ये थी कि मेरी जो एसआईपी है जिस फंड में, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। और इसके अलावा मेरे पास में 4 फंड है जिसमें मैंने एसआईपी के थ्रू कॉर्पस एक्यूमुलेट करके टोटल कॉर्पस मेरा नियर अबाउट 22 लाख का है। ठीक है। डीके सिंह जी, मैं आपकी उम्र जान सकता हूं? हाँ सर, मैं 44 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। मुझे तो पहले तो आपको इसलिए भी आपकी तारीफ करनी होगी क्योंकि आप निवेश को लेकर बहुत जागरूक हैं और आप अलग अलग तरह के निवेश में अपने आप को आपने निवेशित किया हुआ है। तो वाकई इस तरह के जागरूक जो निवेशक होते हैं वो बाकियों के लिए भी प्रेरणा होते हैं। तो डीके सिंह साहब, इस चीज़ के लिए तो आपकी वाकई दाद देनी चाहिए। चलिए पराशर सर, डीके सिंह साहब की पूरी जानकारी आपके पास है ही, ज़रा सुझाएं, उनकी क्वेरी भी आपके पास सामने है, क्या करना चाहिए उन्हें? ये डीके सिंह साहब, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आपने 5-6 फंड्स में निवेश किया हुआ है 7,500 के करीब। और उसमें मुख्यतः 2 तो टैक्स सेविंग फंड्स हैं, जिसमें अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स का एडवांटेज मिलता है। 1.5 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं और उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। बाकी जो मेन फंड्स हैं उसमें मैं देखा हूँ एक एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो जिसकी शायद आपको आवश्यकता नहीं है और एसआईपी से उसमें कॉर्पस क्रिएट करने का कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। वो लमसम इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। ज्यादातर लोग जो रिटायर हो जाते हैं वो बैलेंस एडवांटेज फंड्स में निवेश करते हैं या हाइब्रिड फंड्स में निवेश करते हैं। उनका रिस्क थोड़ा-सा वो कम लेना चाहते हैं और इस वजह से उसमें करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड से स्विच कर सकते हैं और आप लार्ज कैप की तरफ थोड़ा-सा और बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि अगर मैं देखूँ आपके एक्जिस्टिंग फंड्स भी बाकी सारे काफ़ी अच्छे हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी है और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी भी है। तो इन्हीं फंड्स में आप थोड़ा-सा और इंक्रीज़ कर दें ये, और ₹500 से कोई ज़्यादा शायद बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो में। तो इसको आप किसी कोटक इमर्जिंग इक्विटी में या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत पोर्शन आपको लार्ज कैप में इंक्रीज़ करना चाहिए, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड या फिर किसी फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो इस तरीके से आपका एक पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और आपने जो 22 लाख रुपए जोड़े हैं वो एनपीएस में जोड़े हैं, तो वो अच्छा है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 60 साल के इस उम्र में आपको उसका 60% पैसा डायरेक्ट मिल जाएगा और 40% पैसा आपका एन्युटीज में निवेश होगा। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि क्योंकि अभी आपके पास एज आपकी 44 है और आप एक अच्छा कॉर्पस और क्रिएट कर सकते हैं, तो एनपीएस में केवल टैक्स सेविंग के लिए ₹50,000 अवश्य निवेश करें। लेकिन बाकी का पैसा आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इंक्रीज़ करें, क्योंकि इक्विटी एकमात्र एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगी और आपके लिए एक रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा कॉर्पस भी क्रिएट कर पाएगी। तो अभी 15-16 साल अच्छे हैं, जिसमें हमारा इंडिया ग्रोथ स्टोरी भी है और अच्छे रिटर्न्स बनने के पोटेंशियल हैं। तो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इंक्रीज़ करें और जो ₹4.25 लाख रुपए आपने डायरेक्ट इक्विटीज़ में निवेश किया हुआ है, वो मेरे पास उसका लेखा-जोखा तो नहीं है, बट धीरे-धीरे कोशिश करें आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो इंक्रीज़ करें। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पराशर सर इस खास एडवाइस के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं और हमारे जो निवेशक हैं उन सभी की शंकाओं का समाधान हुआ होगा। शो में जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में ब्रेक के बाद लौटते हैं।